हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10 का गणित मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम टोटल जो प्रश्न आप लोग को दिखाने वाले हैं, टोटल 30 प्रश्न दिखाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के जगह छोड़े जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी के सारे जगहों को छोड़ा गया। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। और सभी सॉल्यूशन को, जी हाँ, सभी सॉल्यूशन को आप लोग को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आप लोग का लिखा गया है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। देखिए इसको कैसे करना है, इसको आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स करना है, ठीक है। तो 5005 को देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5005, है ना। इसके बाद इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको 2 से तोड़ेंगे, नहीं टूटा, 3 से ना टूटा, 4 से ना टूटा, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से चला जा रहा है ना। 5 एका 5, 0 0, 5 एका 5। फिर देखो तो और कितना से जा रहा है बाबू, तो 1 से, 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 से भी अब नहीं जाने वाला है, 6 7 से देखो, 7 से चला जाएगा ये। 7 एका 7, कितना बचा, 3 बचा हो गया, तो 30 हो गया, 7 चौके 28, यहाँ पे 2 हो गया, 7 तिया 21, देखो 143, क्या आ गया, 143। अब 143 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 11 गुना 13 से टूट जाता है, 11 गुना 13, है ना। अब देखो 13 कोई भी टेबल से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसको तोड़ना चाहे तो एक बार और में तोड़ लो, 13 एका 13, है ना। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड जो आ गया मेरे बच्चे, ठीक है, इसका जो गुणनफल आ गया वो कितना आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये आपका क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका गुणनफल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप बराबर में 5005 लिख दो। तो ये आप लोग का इसका उत्तर हो गया। ऐसे आप लोग को एग्जाम में बनाना है मेरे बच्चे, ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल कि नीचे आकृति में y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और px के शून्यकों की संख्या निकालना है। ये एकदम बोलेंगे ना हलवा क्वेश्चन, एकदम इसको लॉलीपॉप सवाल बोल दो, ठीक है। देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, आपको देखना है कि x अक्ष में ये रस्सी जो फेंका गया वो कितना बार कट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बार यहाँ कट रहा है बाबू, एक बार यहाँ 2 हो गया, और एक यहाँ 3, और एक यहाँ हो गया 4, यानी x वाले लाइन में 4 बार कट रहा है। तो px का जो हो जाएगा वैल्यू वो कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर सवाल। 3 नंबर जो सवाल दिया मेरे बच्चा, क्या दिया हुआ है कि जांच करें कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो इसको आपको चेक करना है और बताना है कि क्या ये द्विघात है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए द्विघात के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी चर के पावर में अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर कम है तो नहीं होगा और ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी द्विघात बोलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में दिया हुआ है 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3, यही है ना बाबू, हाँ सर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह में कितना है x और b के जगह में कितना है 1 है, तो 1 लगा देंगे, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, चूंकि दोनों से गुना होगा बाबू, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो दोनों से गुना होगा, इसलिए 2 को x से गुना करेंगे 2x और माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को x से गुना करेंगे 2x और 1 2x ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर में यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6। देखो ये भी 2x प्लस में, इधर भी 2x प्लस में, अगर ये इधर उठा करके इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं ना, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस 1 बचा और ये माइनस 6 इधर आके आपका प्लस में 6 हो गया, बराबर में इधर बचा 0। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 6 और 1 7। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बोले हाँ गुरुजी है। हम आपको बोले थे कि अगर x के पावर मतलब सॉरी चर के पावर में अगर अधिकतम घात 2 है तो हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण। तो देखिए यहाँ पे चर क्या है, x, और x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
मान निकालना मेरे बच्चा। अगला सवाल जो दिया गया है मान निकालना, कितना आसान है ना। देखो लिखा हुआ है 1065 और नीचे दिया हुआ है आपका कोट 25, है ना। तो अगर इसको हम मान निकालते हैं तो 1065 को हम लोग लिख सकते हैं 1065 को 1065 ही रहने दो, चलो भाई 1065 को 1065 ही रहने दो। नीचे वाला चेंज कर दो किसी में से, देखो चाहे ऊपर चेंज करो बाबू चाहे नीचे चेंज करो। देखो नीचवा चेंज करते हैं हम लोग, कोट 25 है ना, तो हम लिखेंगे कोट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 65। बोले हाँ सर, क्यों? क्योंकि 90 में से 65 हटाए तो 25 बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 1065 और नीचे हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 10 थीटा। 10 थीटा का मान कितना 65, तो देखिए 10 65 से 10 65 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका देखिए 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा आंख बंद करके बाबू एक मार के आ जाना घर। चल बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर दिया हुआ एपी में दिया हुआ 1/3 5/3 9/3 13/3 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या बोल रहा है, प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। तो पहला पद क्या है बाबू 1/3, तो 1/3 इसका आंसर। उसके बाद सार्वंतर भी निकालने बोल रहा है, क्या बोला कि सार्वंतर भी निकाले इसको। तो सार्वंतर मतलब कि डी का मान निकालने बोल रहा है, और डी का मान का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। चलो डिवाइड माइनस करो जल्दी से। तो 3 और 3 का एलसीएम 3, और 3 को कितना पढ़ेंगे 3 का एक बार, और 1 को 5 से करने करेंगे 5। 3 को एक बार और 1 को एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे हो गया 3, तो 4/3 है ना। डी का मान निकल गया सार्वंतर 4/3 और पहला पद जो है आपका 1/3। देखो कैसे बनाना है, ऐसे बनाओगे ना तो भर भर के मार्क्स मिलेगा आप लोग को, फुल फुल एकदम पूरा घड़ा भर भर के मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे बनाओगे तब ना। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में गलती बना दोगे तो गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखो, व्यास डी वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें। ठीक है, तो व्यास आपका यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है, व्यास जो है आपका डी दे रखा है ना, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा भाई। व्यास जो है आपका डी दे रखा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी त्रिज्या मतलब आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा D/2 हो जाएगा, और आपको व्यास के पदों में ही आंसर लाना है, इसलिए आपको D/2 ही लो यहाँ पर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, वृत्त का लिखेंगे, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई, और आर के जगह में कितना लिखेंगे D/2, है ना, चूंकि आर कितना है D/2, तो इसको स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। ठीक है, बराबर देंगे यहाँ पर, तो पाई हो जाएगा, और डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई D²/4। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई का मान पाई लिख दिया, आर का मान आपका निकाले थे D/2, तो D/2 2 बार लिखे, क्यों स्क्वायर है। अब देखो पाई का पाई हो गया, डी को डी से गुना करेंगे D² और 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, नीचे की आकृति में समरूपता कसौटी को लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, तब तो लिखेंगे। तो अगर इसमें हम देखें, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, किसी को बराबर करेंगे, किसी दो चीजों को या तीन चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे बराबर करेंगे, है ना। अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो भी समरूप हो जाएगा, है ना, या फिर दो तीन भुजा अनुपातिक में हो जाएगा तो भी समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहला त्रिभुज एबीसी में कोण ए और त्रिभुज डीईएफ में कोण एफ, ये दोनों क्या है बराबर है। चलो ये चीज तो बराबर कर दिए। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर, दूसरा बात अगर देखें तो ए बी बटा, है ना, क्या लिखें यहाँ पे ए बी बटा डीएफ, है ना, ए बी बटा डीएफ। ए बी का मान कितना दिया बाबू 2.5 दिया हुआ है, और डीएफ का मान दिया हुआ है 5, तो इसको अगर हम काट करेंगे तो 1/2। उसके बाद एक और भुजा हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए ये आपका क्या है बोल देंगे, यहाँ पे कोण बना हुआ है, तो कोण के लेफ्ट और राइट दोनों साइड की भुजा देखना है, तो लेफ्ट वाला देख लिया, राइट वाला तो है ये नहीं है भैया। इसमें भी देखो कोण का लेफ्ट और राइट दोनों में है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, जो कोण होता है वो दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एसी का मान नहीं है, एसी का मान नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह समरूप नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज एबीसी
तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, ये दोनों समरूप नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है? रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक वृत्त की कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त है, इसकी दो ही समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो ही। ठीक है, तो दो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना आप लोग दो। ठीक है, ये चित्र नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको आंसर लिखना है दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यदि PE बराबर 0.5 दिया हुआ है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, देखो PE का मान आपका दे रखा है कितना भाई? 0.05। ठीक है, और PE नहीं का मान निकालना। PE नहीं का, PE नहीं का मान कैसे निकलता है? तो 1 में से PE होने की प्रायिकता के मान को घटा देना है। तो 0.05 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 1 में से 0.05 को घटाओ, 0.05 तो 0 0। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 इधर बच गया, यहाँ पे 0, तो 0.95 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.95। ठीक है, तो ये आप लोग का इसका उत्तर, PE नहीं होने की प्रायिकता ये निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है? संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो 6 लिख दो यहाँ पे, 72 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पे 120 लिख दो। ठीक है, 6 को तोड़ो, 72 को तोड़ो और 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले लिखो। तो 6 को लिखेंगे तो 2 गुना 3 लिखेंगे भाई। 72 को लिखेंगे तो 72 को तोड़ करके देखो कितना हो जाएगा? 2, 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 3 9। कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, 18 36 72। ठीक है, 120 को अब तोड़ो यहाँ पर। 72 का भाज्य गुणनखंड हम लोग कर दिए, अब 120 का तोड़ो भैया। चलो 120, तो देखो 60 दूनी 120, फिर 30 दूनी 60। ठीक है, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो गया जी? 3 गुना 5, यही है ना? अरे भैया रुको 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 रुको। 2 और 3 गुना 5। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि तीनों में कॉमन क्या चीज है। तीनों में जो है कॉमन क्या चीज है? तो सबसे पहला अगर देखें तो 2 कॉमन है तीनों में, है ना? 2 2 कॉमन है, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद देखिए आपका और कॉमन क्या है? 3 भी कॉमन है, देखिए 3 जो है ये भी कॉमन है। ठीक है, तो अब और कुछ कॉमन है? नहीं सर, अब तीनों में कॉमन नहीं है, जो था मिल गया वो लिख दिए। अब यहाँ पे जो HCF है मेरे बच्चे, जो कॉमन होता है वही इसका आंसर होता है। तो 2 कॉमन था और एक और क्या कॉमन था? 3 कॉमन था, तो 2 तिया 6 इसका HCF निकल गया। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन मिल गया उसको पहले एक बार लिख दो भैया, 2 और 3 को एक बार लिख दो, जो कॉमन मिल गया। अब जो नहीं मिला, अब जो नहीं मिला उन सभी चीजों को यहाँ लिख देंगे। तो क्या क्या नहीं मिला? तो सेकेंड वाले लाइन में देखो 2 और 2 नहीं मिला, तो 2 गुना 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक और 3 नहीं मिला था, फिर यहाँ पे 2 और 2 ये भी नहीं मिला है, तो 2 गुना 2 लिख देंगे। और यहाँ 5 नहीं मिला था तो 5। अब सबको हम गुना कर देंगे। बात समझ में आया? एलसीएम कैसे निकालना है? जो मिल गया उसको एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिला सबको गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना? 24 हो गया इधर, और इधर आ जाओ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 और 24 को गुना करो जी, 24 और 60 को। 6 चौके 0 का 0, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 14, 1440 आ जा रहा है। सही जा रहे हैं ना हम लोग? एक बार फिर से करो तो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इधर आ जाओ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 1440। कितना हो जाएगा? 1440। क्या सही जा रहे हैं हम लोग? 6, 72, 120। ठीक है ना जी? आप लोग एक बार मिलाओ तो इसका आंसर सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। 360 आ रहा है बाबू यहाँ। इस तो गड़बड़ तो नहीं ना है यहाँ पर? देखो रुको 1 मिनट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 3 72। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 या 24, 24 25 120, 5 या 15 30, दूनी 60, दूनी 120, ठीक तो है, 2 या 6। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा इसमें। हाँ, इसी में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो बाबू, कंफ्यूज तो इसमें होने वाला चीज है, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या है मैं बता देता हूँ पहले, वरना अभी पूरा गलती हो जाता है। देखो गलती क्या होता है हम बता देते हैं। इसमें आंसर जो होगा ना, थोड़ा सा इसको रुको आप लोग, एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसको। देखिए इसको 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 गुना 3 लिख दो इसको, ठीक है। कलर चेंज कर लो भाई। हाँ, इसको हम लोग देखिए 2 को के बार है 3 बार है, तो 2 का पावर में 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 का पावर में 2 है। उसके बाद इसमें हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और गुना में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। मतलब जो जितना बार है उतना बार हम लिख लेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो जो कॉमन मिल गया, तो कॉमन आपका सबसे पहले 2 मिला है ना। और इसमें देखना है 2 जो मिल गया है, इसमें आपको देखना है कम घात कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे इनटू, फिर 3 भी मिला है भैया। अरे यार रुको, 3 भी मिला है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 भी हम मिला देंगे यहाँ पर। आप लोग अच्छा से कर लेना, ठीक। अरे ओहो, 3 भी मिल गया यहाँ पर, तो 3 भी मिला दो, चलो जैसे तैसे हो गया। मेंढक मुंडक बन गया, चलो ठीक है, 3 भी मिल गया। तो 3 में भी सबसे कम घात कितना है, तो यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 दूनी 6, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकलेगा ध्यान देना। जो मिल गया मेरे बच्चे, जो मिल गया उसका अधिकतम घात देखो कितना है, 2 का पावर 3, तो 2 को हम 3 बार लिख देंगे, या फिर 2 का पावर 3 लिख दो यहाँ पर। अधिकतम घात इसमें देखना है, तो 2 का पावर 3 इंटू, इसमें देखो 3 जो मिल गया इसका अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो 3 का घात 2 लिख देंगे, और इंटू, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। अब करो तो गुना जी जल्दी से, अब गुना करो तो कितना आ जाता है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, फिर गुना 9 और गुना 5, 360। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे आप लोग को करना है, ध्यान देने वाली बात है। अब आप लोग का जो पीछे वाला आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें वो सारा सूटेबल कर जा रहा था, लेकिन ये आपके एग्जाम्पल से प्रश्न दिया गया, और एग्जाम्पल में इस तरीके का प्रश्न है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले तोड़ करके और इसको घात में लिख लेना है, ठीक है। घात में लिखने के बाद आपको हम जो बताएं कि एचसीएफ में घात में सबसे कम घात को लेना है, और एलसीएम में क्या करना है, जो मिल गया उसका जो अधिकतम घात है उसको लेके चलना है, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में फंसा सकता है, जैसे देखो अभी हमको फंसा दिया था, है ना। जैसा अभी हमको फंसा दिया था वैसे आप लोग भी फंस सकते हैं। अगला सवाल दिया है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखो कितना आसान है, 3x² है, माइनस x है और माइनस 4 है, इसका शून्यांक तो 2-3 तरीका से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरा चैप्टर वाला जो बोले थे फर्स्ट लास्ट गुना करके, और एक चौथा चैप्टर में जो विविक्तर से निकाल सकते हैं, जैसा इच्छा वैसा निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट लास्ट को गुना करके निकालते हैं। तो फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, 4 तिया 12x², है ना। और इसको अगर हम गुना करते हैं तो 12x², इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस x के बराबर आना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12x² और 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x² और -4। अब बीच में हमको कैसा लिखना है कि -x आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, -x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x में से 4x को घटा देंगे, तब हमारा -x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 3x में से 4x घटाएंगे -x। हाँ, अब पेयर बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे दो दो का, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों में पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है, और क्या है, x है। अंदर में क्या बचा बाबू, एक x बचा, चूंकि 2x था, एक बाहर निकल गया। यहाँ पे 3x पूरा निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ हो नहीं है सर, तो वो हाँ 4 है, 4 निकाल लो। लेकिन माइनस में निकाले तो ध्यान रखना अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो ये x बचा यहाँ पर, और ये प्लस हो जाएगा, और 4 को कितना पढ़ेंगे, एक बार, है ना, 4 एका 4। जब 4 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। अब बोलेंगे सर अब कैसे समझ में आया कि हमने जो कॉमन निकाला वो सही निकाला है। तो देखो ऐसे चेक करना, 3x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। इस तरीके से पहला चेक हो गया। उसी प्रकार दूसरा चेक कर लो, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x -4x, -4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एका 4 -4, है ना। ऐसे आप लोग को चेक कर लेना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये वाला और ये वाला पार्ट को एक जगह लिख देंगे, तो 3x -4 को एक जगह, और जो ब्रैकेट में मेरे बच्चे, जो ब्रैकेट में हर हाल में बराबर आना चाहिए, देखिए बराबर है, तो उसको हम एक जगह लिख देंगे।
तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 एक जगह और x प्लस 1 बराबर 0 एक जगह। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 जो माइनस में इधर आके आपका प्लस में हो गया, ठीक है। 3x बराबर 4 प्लस में हो गया और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ये पहला आपका शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक कितना निकल जाएगा, तो x ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1। तो पहला शून्यक 4/3, दूसरा शून्यक आपका -1। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बनाना था मेरे बच्चे, ऐसे आप लोगों को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल जो है मेरे बच्चे, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका 6.3 का ना, हाँ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ एडी और पीएम जो है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। मतलब कि दो त्रिभुज है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, दो त्रिभुज है यहाँ पर। एक त्रिभुज का नाम है एबीसी और एक त्रिभुज का नाम है पीक्यूआर। अरे यार, ये एबीसी, ये पीक्यूआर, नाम दे दे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इसकी जो माध्यिका है एडी और पीएम है, तो एबीसी की माध्यिका एडी यानी डी यहां पर हो गया और एबी पीक्यूआर के माध्यिका जो है पीएम यानी एम यहां पर हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, जबकि एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर जो है दोनों समरूप है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। सिद्ध क्या करना है, एबी बटा पीक्यू, एबी बटा पीक्यू और एडी बटा पीएम, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो समरूप त्रिभुज दिया है मेरे बच्चे, एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर त्रिभुज दोनों जो समरूप दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सभी भुजाएं अनुपातिक में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो सबसे पहले आपका जो दिया है वो लिखते हैं कि एडी और पीएम, एडी और पीएम जो भुजा है ना, एडी और पीएम जो है क्रमशः क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है, की माध्यिका है। ठीक है, जो एडी है एबीसी का त्रिभुज का माध्यिका, और जो पीएम भुजा है ये वाला बीच वाला वो पीक्यूआर का है। और एक और चीज क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का। चलिए ये जो दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध आपको यहाँ पे ये चीज करना है कि AB बटा PQ, AB बटा PQ और AD बटा PM, ये बीच वाली भुजा है ना, AD बटा PM, ये आपको सिद्ध करना है। चलो अब यहां से हम लिखेंगे प्रमाण। क्या लेंगे यहां से हम, प्रमाण। तो लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम लोग ये चीज लेंगे कि जो दिया हुआ हमारा कि एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है ये समरूप है ना। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। जब ये त्रिभुज समरूप है मेरे बच्चे, जब ये एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर जो बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक में लिख सकते हैं। यानी कि AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR। और फिर हम लोग लिखेंगे AC बटा PR। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज की संगत जो भुजाएं अनुपातिक में बराबर होती है। लिख दिए हम लोग ये चीज को। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि AD, चूंकि AD और या फिर AD तथा PM जो है त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका है। जब माध्यिका है बच्चों, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, मतलब कि AD और PM जो है ये क्या है, ABC भुजा की माध्यिका, और PQR जो है ये किसका है, PM माध्यिका है। यानी कि माध्यिका मतलब कि ये BD और DC दोनों बराबर भाग में बांट रहा है। यानी कि इसका मान दोनों बराबर होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है।
इसके बाद जो पीएम जो है माध्यिका, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला क्यू से एम और एम से आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये चीज बोल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि बीसी को, है ना, हम लोग बीसी को लिख सकते हैं, यानी बीसी यहां से यहां तक को हम लोग लिख सकते हैं। बीडी को दो बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, बीडी और डीसी दोनों बराबर है, तो हम 2 बार बीडी लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो टू बीडी लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2BD। इसी प्रकार हम लोग अगर इसमें देखें तो क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार क्यू एम, क्योंकि क्यू एम और एम आर दोनों बराबर है, तो 2 बार हम क्यू एम लिख देंगे यहाँ पर, 2 बार क्यू एम। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद लिखेंगे फिर और क्या चीज दिया है यहाँ पर कि जो ए बी बटा पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू और बराबर है बीसी बटा क्यू आर, है ना, बीसी बटा क्यू आर। चलो ये चीज हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक लाइन देंगे और यहां से बनाएंगे हम, जब ए बी बटा पी क्यू और बीसी बटा क्यू आर, तो ए बी बटा पी क्यू को हम रहने देंगे, लेकिन बीसी बटा क्यू आर को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि बीसी के बराबर हम 2BD लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2BD। और हम लोग क्यू आर को भी हम लोग चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्यू आर को हम लोग 2QM लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा, ए बी बटा पी क्यू और बराबर में BD बटा QM। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए मेरे बच्चे, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सिद्ध करने वाला बहुत हार्ड होता है, इसको नहीं बनाएंगे। पेशेंस रखो, 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे बच्चे। करना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी इसका आंसर याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है बच्चे, जहां पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन वीडियो को छोड़ करके भाग जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो भाई। ठीक है, हो जाएगा, आप लगातार मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लाइन दे देते हैं। ठीक है, ये आपका इसके बाद यहाँ पर था, उसके बाद नीचे आ जाओ। पुनः त्रिभुज एबीडी, एबीडी तथा पीक्यूएम में, पीक्यूएम में किस त्रिभुज का बात कर रहा है, एक बार मैं बता देता हूं पहले। त्रिभुज हम किस का बात कर रहे हैं, ए बी डी, यानी कि इसका बात कर रहा है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और पी क्यू एम ये वाला का बात कर रहा है, छोटा वाला, एकदम छोटा वाला, देखो ध्यान देना यहाँ पर, किस त्रिभुज का बात कर रहा है, ये छोटा वाला ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों का। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करने का प्रयास करेंगे। तो समरूप हमारा तो सबसे पहला ये हो जाएगा, क्या समरूप होगा कि कोण जो बी है, कोण क्यू के बराबर है। बोले कैसे सर, क्योंकि आपको पहले से दे रखा था कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है तो बी और क्यू बराबर होगा, है ना। और क्या बराबर होगा, तो ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम, ये भी हमारा बराबर होगा। कहां से होगा, तो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अभी हम लोग किए थे। बात समझ में आया। अब जब दो त्रिभुज के एक कोण और दो भुजा समानुपातिक में बराबर हो जाता है, तो हमारा क्या होता है कि त्रिभुज जो है ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब मेरे बड़े प्यारे बच्चों कि साइड एंगल साइड से समरूप हुआ, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से, दो गो साइड साइड, देखो ये साइड और साइड दो बराबर कर दिए थे और एक एंगल से बराबर किए, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसकी जो भुजाएं अनुपातिक में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भुजा को अनुपातिक में लिख सकते हैं, क्या, ए बी डी और पी क्यू एम जब बराबर हो गया, समरूप हो गया, तो ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम बिल्कुल लिख सकते हैं। और वही चीज को आपको सिद्ध करना था भाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू, अरे चलो चलो ठीक है, इसको आप लोग सही से लिख लेना। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। चलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट कर लो बच्चे, ऐसे आप लोग नोट कर लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं रहा था। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। 14 नंबर पे क्या दिया गया, मान निकालने बोल रहा है इसमें। तो 5 कोस 60 डिग्री, ठीक है, लिखा हुआ 5 और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है भैया, तो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। आप लोग याद रखना होगा, नहीं याद रखोगे दिक्कत हो जाएगा। तो स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 सेक स्क्वायर है, सेक 30। ठीक है, 4 सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2/√3।
और इसका भी स्क्वायर करने बोला है ना, हाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 10 45, 10 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे हम बटा देंगे, इधर आ जाइए। साइन 30 का मान कितना होता है बाबू? साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2, 1/2 का हम कर देंगे स्क्वायर, और प्लस है प्लस। कोस 30 का मान कितना होता है? तो कोस 30 का मान √3/2, और इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। चलिए यहाँ बराबर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5/2 दूनी 4। चलो एक ही बार में कर दिया यहाँ पर। अब इसका करो यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू, ठीक है, 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे 16/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3। ठीक है, मैं जंप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार इसको। अच्छा चलो पूरा ही बना देते हैं, थोड़ा सा लगेगा वरना कि जंप कर रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। देखिए 5 का 5 हो जाएगा, इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 रहने दो, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, नीचे बटा हम दे देंगे। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 1 का 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 5 1 का 5 हो जाएगा बाबू, और नीचे 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, माइनस 1/1 लिख दो यहाँ पर, -1/1, नीचे मेन बटा दो, और मेन बटा के बाद क्या हो जाएगा? 4 4 कैल्शियम ले लो तो 4 हो जाएगा, और 4 को इतना पढ़ेंगे तो 1 बार, और 1 हो जाएगा यहाँ पर। 4 को इतना पढ़ेंगे 1 बार, और 1 को 3 से गुना करें 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पे लाइन देते हैं और बनाते हैं। मेन बटा यहाँ नीचे दे दो पहले, और ऊपर वाला कैल्शियम लो पहले। तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 4 को इतना बड़े 12 आएगा तो 3 बार, और 3 को 5 से गुना करें तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 3 को 4 बार, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64, माइनस 1 को कितना पढ़ेंगे? 12 बार, और 12 को 12 से गुना, ठीक है। नीचे आ जाओ, तो नीचे हो जाएगा हमारा 4/4, और ये कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नीचे वाला काम खत्म, ऊपर वाला सिर्फ बचा। क्या बचा? तो 15 और 64 जोड़ो और 12 माइनस करो। ठीक है, 15 और 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, और यहाँ 6 और 1 7, और माइनस हम कर देंगे 12, और नीचे हमारा बचा 12। 79 में 12 घटा दो, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67/12 इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल जो दिया हुआ है, और मैं इस सवाल करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे हम एंड कर देंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, आप लोग फिर बोर फील करोगे, है ना। तो मैं अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, ध्यान देना कि सिद्ध करें किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक कोई भी वृत्त है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र क्या है, मान लो O है, और इससे कोई बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो कोई बाह्य बिंदु होगा जिसका नाम हम दे देते हैं A नाम दे देते हैं, और इससे खींची गई जो स्पर्श रेखा है जिसका नाम देते हैं P, और इसका नाम दे देते हैं Q, और यहाँ पे हम मिला देते हैं भाई, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। हाँ, खींची गई स्पर्श रेखाओं बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण करती है, मतलब कि संपूरक करती है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके 180 डिग्री, संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे माना ओ केंद्र वाले बाह्य बिंदु से, अरे भाई बाह्य तो अच्छे से लिखा जाओ, बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु P से, है ना, P से लिखना पड़ेगा क्योंकि P नाम है ना, तो P दे दो। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा क्या है जी, AP तथा AQ है। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे हम, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे,
सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिद्ध यही करना है कि जो केंद्र पर आंतरिक कोण बन रहा है वो आपका संपूरक है, यानी कि पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, पीओ क्यू, ये दोनों जो है पीओ है ना, पीओ क्यू, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है, तो बहुत ही आसान है। ये दोनों मिला के 180 डिग्री आपको सिद्ध करना है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे ये चीज कि स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है ना, स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और लंब होती है तो मेरे प्यारे बच्चों, लंब जब होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा ये वाला हो गया, और इससे जो केंद्र पर मिलाने वाली जो रेखा होती है इस पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री। तो इसी प्रकार ये भी स्पर्श रेखा है, और इससे केंद्र पर मिलाने वाले जो रेखा है इससे यहाँ पे भी क्या होता है? लंब होता है, यानी ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो लिखेंगे? इसलिए या फिर अर्थात जो भी लिखना चाहते हैं, एपीओ है ना, एपीओ किसका बात कर रहा है? एपीओ इसका बात कर रहा है, इस कोण का, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ए क्यू ओ ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने क्या किया? लिख दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए ये अगर देखें एपीओ क्यू जो है ये एक तरीके से चतुर्भुज बन गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज एपीओक्यू में, है ना। इन चारों चतुर्भुज को मिला करके आपको कितना डिग्री का होना चाहिए? पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों को मिला के 360 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे? कि एपीओ लिखेंगे, है ना, लिखेंगे कोण एपीओ प्लस कोण ए क्यू ओ प्लस कोण, है ना, एपीओ क्यू ओ ये वाला और ए क्यू ये वाला, दोनों को लिख दिए। और अब क्या लिखेंगे? पी ए क्यू, है ना, कोण पी ए क्यू और प्लस कोण ये वाला ले लिए। अब हम लिखेंगे पी ओ क्यू, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? चारों कोण को हम ले रहे हैं और सब मिला के कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो कोण एपीओ का मान कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। ए क्यू का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण ए पी ए क्यू, अरे यार, पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू। अरे ओ को तुरंत हम क्यू बना देते भाई, ओ क्यू, ये दोनों होना के 360, 9 9 कितना हो जाएगा? 18, 180 हो गया इधर, और प्लस पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसमें। अब ये 180 जो है इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, तो कितना हो जाएगा? 360 में से हम 180 को घटा देंगे, तो हमारा बच जाएगा पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, और बराबर 360 में 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। क्या इसी को प्रूव करना था? बोलेंगे हाँ गुरुजी इसी को प्रूव करना था। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, है ना। तो ये आपका सही हो गया। ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो आज हम लोगों इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। टोटल क्वेश्चन को कितने सॉल्व कराया? 15 प्रश्न को आप लोग को सॉल्व कराया, और इसके बाद के जो भी प्रश्न है यहाँ पर जो भी सिद्ध करने वाला है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एपी वाला पद का है मान, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, फिर आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और घंटी बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और लगातार आप लोगों की तैयारी के लिए लगातार आपको चैनल पे वीडियो पे मिल रहा है वीडियो, ठीक है, लगातार आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? शेयर कर देना है, ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।